आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम की। बेसिकली इस क्लास में हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड 7 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस कब से स्टार्ट हुआ और कब से नहीं हुआ। तो जरा देख लेते हैं कि वो 7 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जहां हम बात करेंगे कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस की शुरुआत कहाँ से हुई। देन हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक हंटर और गैदरर सोसाइटी की, जहां हम हंटर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, गैदरिंग और सोसाइटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उस टाइम की जो सोसाइटी थी क्या आज की सोसाइटी जैसी थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देन थर्ड टॉपिक हमारा होगा सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ कि उस टाइम में इंसान रहा करते थे या नहीं रहा करते थे, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। देन हम बात करेंगे फोर्थ टॉपिक की डेटेड ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस को डेट कैसे किया जाता है, हम कैसे तय करते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी और कितनी पुरानी नहीं है। देन हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जहां देन आपका सिक्स्थ टॉपिक होगा स्पीसीज ऑफ फॉसिल एंड फॉसिल्स की। इसमें हम जानेंगे कि स्पीसीज का मतलब क्या होता है और फॉसिल्स का मतलब क्या होता है। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान जाने वाला है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम समझेंगे एज अ प्रोसेस वाइज। तो बेसिकली हम इस क्लास में इन 7 टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। एक बार दोबारा देख लें। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, फिर सेकंड हंटर गैदरर सोसाइटी की बात करेंगे, थर्ड सोर्सेज ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, फोर्थ है डेटेड ऑफ एविडेंस की बात करेंगे, फिफ्थ में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे और सिक्स टॉपिक में स्पीसीज एंड फॉसिल्स के बारे में समझेंगे, सेवंथ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास का डिस्कशन ये रहने वाला है। इसे नोट करें, नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक ही अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी मानव का इतिहास कब से स्टार्ट हुआ है धरती पर, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जैसे दिखने वाले यानी फर्स्ट जो ह्यूमन थे, फर्स्ट ह्यूमन जो हमारे जैसे दिखने वाले थे, मतलब एक तरह से कहा जाए अपेड, वो कब हुए थे? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो हुए थे। यानी हमारे जैसे दिखने वाले, हमारे जैसे दिखने वाले बट हमारे जैसे नहीं। यहाँ पर बात हो रही है उन मानव की जो 4 पैरों पे चला करते थे। यानी उनके कितने पैर हुआ करते थे, कितने लेग्स हुआ करते थे? 4 लेग्स। आज हम एग्जिस्टेंस हमारी जो है तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 2 लेग्स पर हम लोग चलते हैं, लेकिन उस टाइम पर फर्स्ट जो ह्यूमन था जो धरती पर पैदा हुआ था वो 4 लेग्स पर चला करता था। और वो कब पैदा हुआ था? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। यहाँ पर MYA का मतलब क्या है? मिलियंस ईयर्स अगो, इसको याद रखिएगा आप लोग, मिलियंस ईयर्स अगो। ओके। देन उसके बाद कहा जाता है कि फर्स्ट जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे इवेल्युएट हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आया और वो चेंज एक तरह से कह सकते हो कि मॉडर्न ह्यूमन की तरफ लेकर आया। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि हमारे जैसे मतलब मॉडर्न ह्यूमन जैसे जो 2 पैरों पे चलते थे वो कब धरती पर दिखने लगे हमें। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न ह्यूमन यानी हमारे जैसे दिखने वाले रिजेंबल, एक तरह से ह्यूमन रिजेंबल, रिजेंबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी उनका जो बिहेवियर था ऑलमोस्ट कह सकते हो कि फर्स्ट ह्यूमन की तरह था, लेकिन उनके अंदर कह सकते हो मॉडर्निटी आ चुकी थी, काफी बड़ा चेंज आया था। इस वजह से कहा जाता है कि वो मॉडर्न ह्यूमन की तरह दिखने लगे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 2 लेग्स पर चलने लगे थे। कितने लेग्स पर चलने लगे थे? 2 लेग्स पर चलने लगे थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि
ये जो मानव थे ये एक तरह से मॉडर्न ह्यूमन थे, मॉडर्न ह्यूमन की तरह दिखते थे, यानी आज के मानव की तरह दिखते थे। यानी कह सकते हो कि अगर आपके पूर्वज की बात करें तो वो कौन है, आपके ये हैं, क्योंकि बेसिकली आप इनके जैसे दिखते हो, ना कि इनके जैसे दिखते हो। बेसिकली ये जो है ध्यान रखिएगा, इन्हें एक तरह का एनिमल कहा जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद ये आपके क्या हो जाएंगे, ह्यूमन आपके ट्रांसफॉर्म होंगे। अब ये कब पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे 1,60,000 अगो। कब पैदा हुए थे, 1,60,000 अगो में पैदा हुए थे। तो यहाँ आपने दो चीजें पढ़ी। फर्स्ट चीज आपने पढ़ा, कहा जाता है कि मानव जैसे दिखने वाले जो सबसे पहले आपके ह्यूमन थे वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पैदा हुए थे। देन अगर हम बात करें कि मॉडर्न ह्यूमन यानी आज के मानव जैसे दिखने वाले जो मानव थे वो कब पैदा हुए थे, तो वो 1.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा हुए थे। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दोनों ही क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो आपसे और हमसे है, तो इसलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस आपने किया होगा कि फर्स्ट जो ह्यूमन है वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा हुआ। देन उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन जैसा दिखने वाला जो दो पैरों पे चल सकता था, कैन बी, तो वो 1.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा हुआ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बीच में एक डिफरेंस दिखाई देता है। तो इस डिफरेंस में जो ह्यूमन थे उन्होंने क्या क्या करना सीखा, इससे पहले इसे नोट करें, देन उसको आपको समझाया जाता है। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बात किया अभी कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जो मानव था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके जैसा दिखने वाला था, मॉडर्न ह्यूमन, वो 1.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा हुआ। और कह सकते हो कि हमारे जैसे दिखने वाले फर्स्ट जो ह्यूमन जो धरती पे पैदा हुए थे 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा हुए थे। अब सवाल उठता है कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो और 1.6 मिलियन ईयर्स अगो में ह्यूमन के अंदर क्या आया, एक चेंज आया। क्या आया, चेंजेस, काफी ज्यादा चेंजेस आए। वो कह सकते हो 4 लेग से किस में कन्वर्ट हो गया, 2 लेग्स में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि इस बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे, वो बदलाव किस तरह के थे, इस टाइम पर उन्होंने क्या क्या करना सीखा। सबसे पहले अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो उसने इस टाइम पर स्टोन टूल्स बनाना सीखा। सबसे पहले क्या सीखा उसने, स्टोन टूल्स बनाना सीखा। साथ साथ में कहा जाता है कि कम्युनिकेट करना भी सीखा। इसके अलावा आग का इस्तेमाल यानी हाउ टू यूज फायर, फायर इसका भी इस्तेमाल करना इसने सीखा। साथ में अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसके खाने प्राप्त करने के जो तरीके थे, ऑब्टेन फूड, उसमें भी काफी बड़ा बदलाव आया। मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इट्स अ थियोटिकल, यानी अगर देखा जाए तो हिस्ट्री जो होती है एक थियोटिकल होती है, बट कह सकते हो कि एक ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको अगर समझने का तरीका आपको मालूम हो तो बेसिकली इसमें क्या है, हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर आप पूरा चैप्टर समझ लेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक दिन के अंदर आप चैप्टर समझेंगे नहीं। चैप्टर समझ में आएगा, लेकिन जब चीजें स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन वगैरह रहते हैं वो इनपुट रहते हैं, और आसानी से अगर कोई कुछ पूछता है, ध्यान रखिएगा, तो आप चीजें आसानी से बता देंगे। यहाँ पहले मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस मैंने आपको बताया कि जो धरती पर सबसे पहले जो ह्यूमन पैदा हुआ वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो हुआ। अब कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट ह्यूमन जो हमारे
हमारे जैसा अ पेट था ऑन द अर्थ वो कब पैदा हुआ था, वो आपसे अगर पूछा जाए तो 5.6 मिलियन ईयर्स होगा आप कह सकते हो। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए कि मॉडर्न ह्यूमन जो हमारे जैसे रिजेंबल हमारे जैसे दिखते थे वो कब पैदा हुए थे, तो 1.6 मिलियन ईयर्स अगो हुए थे। अब आपसे एक सवाल कोई भी नॉर्मली पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो और 1.6 मिलियन ईयर्स अगो के बीच में हम क्या कर रहे थे, यानी कि बेसिकली हम भी तो ह्यूमन ही हैं, तो हम क्या कर रहे थे। तो इस टाइम पर कह सकते हो कि ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, चेंज आ रहा था। वो चेंज एक तरह से कह सकते हो कि प्रॉफिटेबल था, यानी बेनिफिशियरी के तौर पे देखा जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या हैं, एज अ एनिमल हमें एक तरह का ट्रीट किया जा रहा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर 1.6 मिलियन सेगुर में, तो हम यहाँ पर ह्यूमन जैसे टोटली देखने लगे हैं। और अगर देखा जाए पूर्वज एंसेस्टर अगर कहा जाए तो 1.6 मिलियन से अगर समय हमें देखने को मिले थे। अब सवाल उठता है कि इस बीच में ये क्या कर रहे थे, इनके बीच क्या हो रहा था। तो इन्होंने क्या करा, स्टोन टूल्स बनाना सीखा। इन्होंने सीखा कि भैया स्टोन टूल्स बनाते कैसे हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। साथ साथ में कह सकते हो कि इनको बातचीत का तरीका, जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, वो इन्हें आता नहीं था। इस दौरान इन्होंने कम्युनिकेट करना सीखा। जैसे आप देखते हो कि जो बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वो क्या करता है, एक एक वर्ड को बोलता है, मामी ऐसे करके वो बोलता रहता है। देन उसके बाद धीरे धीरे वो वर्ड फिर देन सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग तरीके हुए कम्युनिकेट करने के। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो हम बात करेंगे कम्युनिकेट कर उन्होंने करना कैसे सीखा। देन उसके बाद हाउ टू यूज फायर, उन्होंने फायर के बारे में जाना, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फायर की जानकारी जो है वो अचानक से उन्हें मिली। देन इसके बाद इस चीज से वो डरते थे, काफी ज्यादा डरते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनके अंदर डेवलपमेंट आया, इनके अंदर चेंज आया, उस चेंज की वजह से कहीं ना कहीं उनका जो डर था वो खत्म हुआ और उन्होंने सीखा कि फायर का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जा सकता है और कैसे नहीं। इसके साथ साथ उनके खाना खाने के तरीके जो थे और उनको प्राप्त करने के जो तरीके थे उनमें भी काफी बड़ा बदलाव आया। तो इस बीच में अगर देखा जाए तो ये चार चीजें कर रहे थे। स्टोन टूल्स बनाना सीखा, कम्युनिकेट करना सीखा, फायर का यूज करना सीखा, ऑब्टेन फूड जो अलग अलग तरीके होते हैं उसको डेवलप इन्होंने यहाँ पर किया। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि इस बीच में जो ह्यूमन थे वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। इसे नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, हंटर और गैदरर सोसाइटी की। गैदरर सोसाइटी, हंटर और गैदरर सोसाइटीज की हम लोग बात करेंगे। बेसिकली इसमें हमें दो वर्ड को समझना जरूरी है हंटिंग और गैदरिंग के बारे में। हंटर बेसिकली कौन होता है, जो हंट करता है। हंट का मतलब क्या होता है, जानवरों को मारना। क्या, किसको मारना, जानवरों को मारना। अगर गैदरिंग की बात करें, गैदरर कौन होता है, गैदरर वो होता है जो गैदरिंग करता है। कौन करता है, गैदरिंग करता है। अब गैदरिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को कलेक्ट करना, चीजों को क्या करना, कलेक्ट करना। ओके, तो इस तरह से आपने समझा कि हंटर कौन होता है, जो हंट करता है। हंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एनिमल को मारना। ओके, अगर दूसरी तरफ बात करें तो गैदरिंग का मतलब क्या होता है, गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी चीजों को इकट्ठा करना। तो अब सवाल उठता है कि भैया इसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। बेसिकली अगर पूछा जाए कि आज की सोसाइटी कैसी सोसाइटी है, तो आप कहोगे, ध्यान रखिएगा, कि जी सिविलाइज्ड सोसाइटी है। क्या बोलोगे आप, सिविलाइज्ड सोसाइटी है। ठीक है,
इस तरह से बोलोगे। इसके अलावा आप क्या बोलोगे, ध्यान रखिएगा कि जी हम लोग अर्बनाइज सोसाइटी है, यानी अर्बन है, हम लोग शहर में रहते हैं बेसिकली। तो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान मिली हुई है। क्या उस टाइम पर भी सोसाइटी हुआ करती थी? तो जी हाँ, हुआ करती थी। लेकिन उस सोसाइटी को हम लोग क्या कहते थे? तो उस सोसाइटी को बेसिकली उसके ऑक्यूपेशन और उसके बिहेवियर के हिसाब से हम लोग क्या कहते थे? हंटर और गैदरर सोसाइटीज कहते थे। क्यों? क्योंकि ये जीवन जीने के लिए, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करते थे? हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। अब यहाँ पर हंट का मतलब क्या है? एनिमल को मारकर, ठीक है, उसको खाना। और गैदरिंग का मतलब क्या हो गया? कलेक्ट करना चीजों को। इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो बेसिकली उस टाइम पर सरवाइव करने के लिए जो ह्यूमन था वो हंटिंग और गैदरिंग ही इस्तेमाल किया करता था। इसी वजह से उस सोसाइटी जो एक तरह से एक साथ आए, तो उस सोसाइटी को क्या कहा गया? हंटर और गैदरर सोसाइटीज कहा गया। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह अब समझ में आएगी कि हंटर और गैदरर सोसाइटीज क्या होती है और किसे कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या करोगे? ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, अपने डेफिनेशन के अंदर चार चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि हंटर गैदरिंग कौन होते हैं। ध्यान रखिए, वो लोग जो जंगल के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जंगल के अंदर जाते हैं। फिर वहां पर डिफरेंट वे में, यानी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से जो फूड होता है, मतलब खाना होता है। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके कौन से हैं? यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूं मैं? अलग अलग तरीकों की। तो इसमें पहला है हंटिंग और दूसरा है गैदरिंग। इन दोनों तरीकों से फूड जो है, यानी अपना खाना इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। देन उसके बाद उसको लेकर कहाँ आ जाते हैं? अपने होम, अपने घर आकर, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रोसेस को अपनाने वाली सोसाइटी को, इस प्रोसेस को अपनाने वाली सोसाइटी को हम लोग क्या कहते हैं? हंटर और गैदरर सोसाइटीज कहते हैं। यहाँ आपने कितनी चीजें नोट की? मैंने क्या कहा कि जो हंटर और गैदर होते हैं वो जंगल में जाते हैं डिफरेंट वे से। डिफरेंट वे का मतलब हंटिंग और गैदरिंग करके, ठीक है, खाने को इकट्ठा करते हैं। और खाने को इकट्ठा करने के बाद वो आते हैं और देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपके घर में 5 मेंबर है और एक मेंबर क्या करता है? ऑफिस जाता है, वहां पे वर्क करता है। वर्क करने के बदले उसे एक पेमेंट एज अ सैलरी मिलती है और उस सैलरी से क्या करता है? आपकी जरूरत के लिए चीजें लेकर आता है। तो सेम यही चीज उस टाइम पर हुआ करती थी कि जो कह सकते हो एक फैमिली, यानी ह्यूमन जो उस टाइम के हुआ करते थे, वो क्या करते थे? कुछ ह्यूमन घर के अंदर रहा करते थे, ठीक है। देन उसके बाद एक ह्यूमन बाहर गया, जंगल से खाना इकट्ठा करके लाया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता था? उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता था। उस टाइम, इस टाइम पर क्या होता था कि आपके थिंग्स जो थे वो सर्कुलेट होते थे, यानी चीजों को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यहाँ पर क्या है कि मनी सर्कुलेट होती है एट अ प्रेजेंट टाइम पर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हंटर और गैदरर का मतलब अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट करें, देन हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, और ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या था? सोर्सेस ऑफ एविडेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि आज से 10,000 से 5,000 साल पहले जो ह्यूमन थे वो एग्जिस्ट किया करते थे, उस टाइम पर रहा करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, और मैं जानता हूं कि आप लोग जरूर पूछ रहे होंगे अपने आप से भी और मुझसे भी बेसिकली, तो अब सवाल उठता है यहाँ पर, और आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपको कैसे ये जानकारी है कि उस टाइम पर मानव रहा करते होंगे, या फिर कह सकते हो कि कौन ये आपसे कह सकता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो अब इसके लिए क्या है, आपको पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जा चुका है कि जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं,
मतलब हम अपने पास्ट की बात करते हैं, और पास्ट मतलब जो चीज हो चुकी है, जो चीजें बीत चुकी है। अब ऐसी सिचुएशन में उस टाइम की हम लोग बात कैसे करें? तो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि आपके आसपास जो खबरी होते हैं, आपके आसपास जो चीजें हो रही होती है, उसकी जानकारी कौन लेकर आता है आपके पास? तो आपका एक खबरी होता है, जिसे आप अलग अलग वे में अलग अलग नाम देते हो। सेम ऐसे ही जो हमारे पास्ट की चीजें होती है, तो उन चीजों के बारे में जब जानकारी हमें चाहिए तो हमें किसके पास जाना पड़ता है? अपने खबरी के पास जाना पड़ता है, और उस खबरी का नाम क्या है? सोर्सेस। उस खबरी को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर सोर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। स्टार्टिंग में आपको मालूम है कि जो बच्चा होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, मतलब जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि उसको पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, वो आपको अच्छी तरह से बोलकर बताता है। हिस्ट्री का भी कह सकते हो कि जो नेचर है वो सेम ऐसे ही है। अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली सोसाइटीज की, यानी उस टाइम की जहां से ह्यूमन एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली सी बात है उस टाइम के जो ह्यूमन होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। यहाँ पर इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक रिटन फॉर्मेट में होता है, और दूसरा क्या होता है? नॉन फॉर्मेट में होता है। यानी कह सकते हो कि एक लिखित रूप में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा अलिखित रूप में देखने को मिलेगा। सवाल उठता है कि हमें फ्रॉम द बिगनिंग में ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो बेसिकली अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो रिटन सोर्सेस उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे ज्यादातर। हमें किसके बेसिस पर करना पड़ेगा? और इसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्स। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो नॉन रिटन सोर्स होते हैं, अलिखित रूप में जो आपके साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री लैंग्वेज में आर्कोलॉजिकल कहते हैं। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि सोर्स ऑफ एविडेंस में पहला जो आपका एविडेंस आता है वो क्या है? वो है स्टोन टूल्स। क्या है? स्टोन टूल्स। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए। फर्स्ट आपका एविडेंस है स्टोन टूल्स। सेकंड है आपका ह्यूमन फॉसिल्स। देन थर्ड है आपका केव पेंटिंग। अब आप कहोगे इनसे कैसे जानकारी मिल सकती है, ये तो बोलते हैं नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टोन का मतलब यहाँ क्या है? स्टोन का मतलब अच्छी तरह से आप जानते हो। स्टोन टूल्स कौन कौन सी चीजें होती है, कैसी होती है? ध्यान रखिए, जो पत्थर से बनाई होती है। अब यहीं पर आप लोग अगर देखा जाए, ध्यान रखें, मैं आपसे कहता हूँ और आपके प्यारे जानवर जो आपके घर में हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे ऐसा करें कि एक हैमर बनाकर दे दें, तो कौन बनाकर देगा? ऑब्वियसली सी बात आपका होगी कि वो तो नहीं बनाएगा, मैं ही बनाकर आपको दूंगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि उस टाइम पे अगर हमें स्टोन टूल्स मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो किसने बनाया होगा? एक ह्यूमन ने बनाया होगा। ओके, तो इससे क्लियर हो गया कि उस टाइम पर ह्यूमन रहते होंगे। ह्यूमन फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो बहुत ज्यादा पुरानी होती है, ओल्ड होती है, और लंबे समय तक एक ही सिचुएशन में पड़ी रहती है। तो या तो वो स्टोन के तौर पे कन्वर्ट हो जाती है, या पेट्रोलियम वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉसिल्स कहते हैं। ऐसे ही हमें ह्यूमन फॉसिल्स, ह्यूमन के कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे मानव रहता होगा। देन उसके बाद केव पेंटिंग्स, यानी गुफाओं में जो चित्रकारियां वगैरह हुई थी, उनसे भी हमें, उन पेंटिंग से भी किसकी जानकारी मिलती है? ह्यूमन के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखेगा, तो हमें इन तीन तरीकों से, ये तीन वो सोर्स हैं जिनके द्वारा हमें कह सकते हो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे जो ह्यूमन है वो एग्जिस्ट किया करते थे या नहीं किया करते थे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई आपसे पूछे, अब इसको पूछने के अलग अलग तरीके हैं। वो आपसे कह सकते हैं सोर्स ऑफ अर्ली ह्यूमन, यानी आपसे पूछा है कि अर्ली ह्यूमन के सोर्स क्या है जिसकी वजह से हमें ये जानकारी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वो आपसे सोर्सेस के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद हाउ कैन यू डिसाइडेड इट्स अ अर्ली ह्यूमन।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डिसाइडेड इट्स अ अर्ली ह्यूमन, यानी आप कैसे बता सकते हो कि वही आपके अर्ली ह्यूमन थे या नहीं थे, यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस उस टाइम से स्टार्ट हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये वो तीन आपके तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके आंसर आप दे सकते हो। ओके, तो अब आपको समझ में आएगा, नोट करें। अब अगली हम टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम ये समझेंगे कि जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं या हिस्टोरियंस होते हैं वो कैसे बताते हैं कि ये जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल तौर पे ये मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ऐसे कहूँ कि ये मार्कर जो है ये 5000 साल पुराना है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो मार्कर है, ध्यान रखिएगा, 5000 years ago, यानी पहले ये चीज हुई थी और इस चीज का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। तो आप इसे मजाक समझोगे, आपको हंसी भी आ रही होगी। लेकिन अगर ये चीज कहा जा रहा है हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिकल सोर्स के द्वारा, या आर्कोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि ये चीज इतने साल पुरानी है और इतने साल पुरानी नहीं है, इसकी वैल्यू इतनी है और इतनी वैल्यू नहीं है, अब सवाल तो उठना आपके दिमाग में लाजमी है ही कि आप ये जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं या हिस्टोरियंस होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है और कितने साल पुरानी नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आकर आपके दिमाग में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं उस चीज को, इसे पहले नोट करें। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि हम कैसे डेट डिसाइड करते हैं, डेटेड डिसाइड कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी नहीं है, डेटेड डिसाइडेड है। तो इसके लिए हिस्टोरियंस जो होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट, वो दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? केमिकल रिएक्शन, या फिर कह सकते हो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट मेथड। जो दूसरा तरीका होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है और उसे कहते हैं फ्रॉम द सेंडिमेंट्स, फ्रॉम द सेंडिमेंट्स, इसे इनडायरेक्ट कहा जाता है मेथड। अब इन दो तरीकों से कैसे जानकारी मिलती है? बेसिकली केमिकल मेथड के थ्रू हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी नहीं है। और फ्रॉम द सेंडिमेंट्स, यानी समुद्र के नीचे जो आपकी जो लेयर होती है उसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितने साल पुरानी है और कितने साल पुरानी नहीं है। इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो ये दो तरीके होते हैं। सिंपल आपको समझना है और सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक जो आपके फोर्सेस होते हैं या कोई भी आपका टूल्स होता है या कोई भी चीज आपकी पुरानी होती है, उसे आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस इन दोनों तरीकों से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितने साल पुरानी है और कितने साल पुरानी नहीं है। जब ये चीज डिसाइड हो जाती है कि ये चीज इतने साल पुरानी है, तो उसको क्रॉनिकल वे में ये बताना आसान हो जाता है कि ये चीज पहले आई या ये चीज बाद में आई। अब यहाँ पर एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मानव का जो डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन जो डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट कैसा था? वो क्रॉनिकल था या फिर कह सकते हो अनक्रॉनिकल था? अब क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल का मतलब होता है सीरियल वाइज। सीरियल वाइज का मतलब क्या हो गया? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। और अनक्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये मतलब होता है कि नॉन सीरियल वाइज। इसका मतलब ये हो गया कि एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद 10। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस का ही बात है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा होता है, मानव का विकास हो रहा होता है, उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि बच्चा आज 1 साल का है और अगले साल ही वो कितने का हो जाए, 10 साल का हो जाए, उससे अगले साल वो कितने का हो जाए, 20 साल का हो जाए। तो आप कहोगे भैया पागल ही होगा जो ऐसा कोई कहेगा। तो यहाँ यहीं पर एक कॉमन सेंस जो आपको क्लियर कर रहा है, ध्यान रखिए, इसके लिए कुछ ज्यादा आपको पढ़ने या समझने की जरूरत नहीं है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ होगा तो वो क्रॉनिकली हुआ होगा, ये सीरियल वाइज हुआ होगा, यानी मानो
स्टेप बाय स्टेप ही डेवलपमेंट हुआ होगा। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट ह्यूमन है जो अर्थ पे मतलब कह सकते हो अपेयर्ड हुआ यानी दिखाई दिया, तो वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो में दिखाई दिया हमें। और जो मॉडर्न ह्यूमन यानी जो हमारे जैसे थे वो 1.6 मिलियन ईयर्स अगो हमें दिखाई दिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस बीच में जो चेंज आया जो डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट के बेसिस पर अगर हम कहें तो ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट था वो क्रॉनिकल हो रहा था, सीरियल वाइज हो रहा था। अब इसकी जानकारी कैसे मिलती है, इन दोनों तरीकों से ही हमें मिलती है। तो कोई भी आपसे पूछेगा ध्यान रखें कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट क्रॉनिकल यानी स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, सीरीज वाइज हो रहा था। ऐसा नहीं था कि अचानक से वो 1 साल का हुआ फिर वो 10 साल का हो गया। अब इसी चीज में वो टाइम लगा और कहा जाता है कि एक एक स्टेप लाखों और करोड़ों सालों के थे। यानी अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, जो भी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था, वो कैसा हो रहा था, क्रॉनिकल हो रहा था। कैसा, क्रॉनिकल। इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। और इस टॉपिक को बेसिकली अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, स्टार बना रहा हूँ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये जो नाम है ये क्यों आखिर स्टार कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बुक का नाम है। क्या है, एक बुक का नाम, जिसके अंदर ये थ्योरी दी गई, ध्यान रखिएगा, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी मानव का जो विकास है वो कैसा विकास हुआ है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था और आपको बताया गया था कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ है, वो क्रॉनिकल हुआ है। कैसा हुआ है, क्रॉनिकल हुआ है। अब सवाल उठता है, ध्यान रखिएगा, कि इस किताब में ऐसा क्या कहा गया है। इस किताब में कहा गया है कि बेसिकली हम लोग पहले एनिमल थे। क्या थे, हम लोग एनिमल थे। देन उसके बाद हमारी जो डेवलपमेंट हुई, हम बने ह्यूमन। यानी हम क्या हुए, एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि अचानक से कन्वर्ट हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्रॉनिकल हुआ है, यानी स्टेप बाय स्टेप हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि एनिमल से ह्यूमन बनने में हमारा स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको बताया गया था कि एक स्टेप जो है वो कह सकते हो कि लाखों और करोड़ों सालों का था, यानी एलएससी था। ओके, तो इस तरह से अगर डिफाइन किया जाए, ध्यान रखिएगा, तो एनिमल से ह्यूमन हमें कन्वर्ट होने में स्टेप बाय स्टेप लगा। और कहा जाता है कितने स्टेप लगे, 7 स्टेप लगे। कितने स्टेप लगे, 7 स्टेप लगे। यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये कोई टाइटल नहीं है, बेसिकली कह सकते हो ये किताब का एक नाम है। और इस किताब में एक थ्योरी दी गई ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि ह्यूमन जो है वो एनिमल से ह्यूमन में डेवलपमेंट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है, ये क्रॉनिकल वे में हुआ है। कैसे हुआ है, क्रॉनिकल वे में। क्रॉनिकल का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप, यानी एक ही कदम वो आगे बढ़ा है और एक एक स्टेप में कितने समय लगा है, लाखों करोड़ों सालों का समय लगा है। इस तरह से देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो एनिमल से ह्यूमन बनने में हमें काफी लंबा समय लगा। इस तरह से ये चीज आपको क्लियर होगी। अब सवाल उठता है कि ये जो थ्योरी है ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक जो लिखी है ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इस किताब को किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। कब लिखा है, ध्यान रखिएगा, 24 नवंबर 1859। रिपीट कर रहा हूँ इस डेट को, ध्यान रखिए, ये डेट आपके कह सकते हो जो थिंकिंग थी कि आपके एंसेस्टर कौन है, तो आप ग्रैंडफादर, ग्रैंड के ग्रेट, आप ग्रैंडफादर की बात करते थे। उस टर्निंग पॉइंट, उस सोच को बदलने वाली एक सोच थी, जहां ये कहा गया कि भैया आप पहले एक एनिमल थे, आप एक मंकी थे या बंदर कह सकते हो। देन उसके बाद इस मंकी से आप ह्यूमन में कन्वर्ट हुए। और ये कन्वर्ट ऐसे अचानक से नहीं हुए। इसमें जो जो चीजें दी गई, थ्योरी और फीचर्स बताए गए, जो विशेषताएं बताई गई,
उन विशेषताओं के बेसिस पर अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, उन फीचर्स के बिहाफ पर देखा जाए तो चार्ल्स डार्विन जो कह रहे हैं उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही मना कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जैसा बिहेवियर उनका था, ध्यान रखें, वैसा ही बिहेवियर ऑलमोस्ट हमारा भी होता है। जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली ये भी किसकी निशानी है। अगर हम उदास होते हैं या फिर कह सकते हो कुछ हमें टेंशन वगैरह होती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिए, गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यही चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बिहेवियर है एक कॉमन बिहेवियर है जो उस टाइम के आपके ह्यूमन के अंदर भी था और आज के ह्यूमन में भी देखने को आपको मिल जाता है। इसलिए इस किताब को ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन लाइफ की या ह्यूमन हिस्ट्री की ध्यान रखिएगा, एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। और ये टर्निंग पॉइंट कब दुनिया के सामने आया, 24 नवंबर 1859 को। और ये किसके द्वारा लाया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और किस नाम से, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से लाया गया था। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सी किताब लिखी, उस किताब को कब पब्लिश किया गया, ओके, तो आप क्लियरली बता सकते हो। या फिर आपसे पूछा है कि ऑन द और स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा आपको रिटर्न है, देन उसके बाद इसे कब पब्लिश किया गया, ध्यान रखिएगा। तो आप अब इसे बता सकते हो। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, चार्ल्स डार्विन, डेट और बुक का नाम। और इसमें क्या थ्योरी, क्या आर्गुमेंट दिया गया है, आर्गुमेंट ये दिया गया है कि हम एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट हुए हैं, अचानक से नहीं बल्कि क्रॉनिकल वे में। ओके, नोट करें इसे, नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक स्पीसीज की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीसीज यानी प्रजाति की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, ध्यान रखिएगा आपके दिमाग में, कि स्पीसीज का भैया मतलब यहाँ पर होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा में आप ये समझें कि स्पीसीज जो है, ध्यान रखिए, बेसिकली बनती किससे है, तो मैन और फीमेल जब मिलते हैं तो अपने जैसा एक बच्चा पैदा करते हैं। फिर यही बच्चा क्या करता है, इसी प्रोसेस को फॉलो करके, इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक और नए लिविंग को जन्म देता है जिसे चाइल्ड कहा जाता है। अब इनके जो ये ग्रुप बना है, मैन और फीमेल, फिर उसका बच्चा, फिर उसके बच्चे, इस तरह से ये जो समूह बना है, ये ग्रुप बना है, ध्यान रखिए, इसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, याद रखिएगा कि एक स्पीसीज यानी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ मिलकर, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ मिलकर अपने जैसी स्पीसीज पैदा नहीं कर सकते। यहाँ सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब ये है कि एक कैट और एक डॉग दोनों मिलकर, ध्यान रखेगा, अपने जैसा बच्चा कोई भी पैदा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कैट की जो स्पीसीज है वो अलग है और डॉग की स्पीसीज है वो भी अलग है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि कैट और डॉग मिलकर, ध्यान रखिएगा, अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर ये होता, ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज समझा देता हूँ कि कैट और कैट होते, ध्यान रखिएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, आप कहते हैं कि सेम पे स्पीसीज है, इसलिए क्या होगा, कैट आपको प्रोड्यूस होगा। अगर डॉग है, ध्यान रखिएगा, तो डॉग डॉग है, ध्यान रखिएगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, डॉग ही प्रोड्यूस होगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि स्पीसीज, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चीज जो आपको लिखनी है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन बी ब्रीड टू प्रोड्यूस, कैन बी ब्रीड यानी ब्रीड करते हैं, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ ऑफ स्प्रिंग यानी ऑफ स्प्रिंग करके क्या करते हैं, एक नई ब्रीड को जन्म देते हैं। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर क्या है, नोट, जैसा मैंने आपको समझाया कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ, सेम ऐसे ही एक मेंबर ऑफ वन स्पीसीज कैन नॉट मैट विद दोज ऑफ अदर स्पीसीज टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कह सकते हो कि एक जो स्पीसीज है दूसरे स्पीसीज के साथ मिलकर, ध्यान रखेगा, क्या नहीं कर सकती, ऑफ स्प्रिंग नहीं कर सकती और ना ही अपने जैसी स्पीसीज को जन्म दे सकती है। तो यहाँ स्पीसीज का मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो इसे नोट करें ताकि आपको आगे टॉपिक समझा सके। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक फॉसिल्स की। किसकी बात करते हैं, फॉसिल्स।
फोसिल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। बेसिकली जो फोसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह के पुराने प्लांट, एनिमल या फिर कह सकते हो ह्यूमन के आपके रिमेन्स होते हैं जो उनके मरने के बाद बच जाते हैं, और देन उसके बाद वो लंबे समय के बाद एज अ स्टोन, रॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, फोसिल्स कहा जाता है। तो बेसिकली फोसिल्स क्या होते हैं, एक तरह के रिमेन्स होते हैं, यानी एक तरह के बचे हुए आपके रिमेन्स होते हैं, या फिर कह सकते हो इम्प्रेशन होता है, जो कि लंबे समय के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टोन में, या तो रॉक में, या फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो बेसिकली हम लोग यूज होकर रीयूज हम लोग करते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन आपकी क्या बनती है, इसको फोकस करना है आपको। बेसिकली फोसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड प्लांट, यानी फोसिल्स जो होते हैं एक तरह के रिमेन होते हैं, किसके होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पुराने एक प्लांट के, या तो एनिमल के, या तो ह्यूमन के होते हैं। ध्यान रखिए, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये ऐसे ही हालात में पड़े रहें, ऐसे ही हालात का मतलब क्या हो गया, सेम सिचुएशन में पड़े रहें विदाउट एनी डिस्टरबेंस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सालों साल, यानी कह सकते हो लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही एज इट इज पड़े रहते हैं। फिर इनका इस्तेमाल अलग अलग पर्पज में किया जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि फॉसिल्स का मतलब होता क्या है, तो इसे नोट करें। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक और इस क्लास के लास्ट टॉपिक की, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे कैसे वो इवेल्युएट हुआ, और कैसे कैसे ध्यान रखें उसके अंदर चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, और उस चेंज की वजह से वो एक एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 नवंबर को एक टर्निंग पॉइंट आपने देखा कि एक बुक पब्लिश हुई, उस बुक में एक थ्योरी दी गई, एक आर्गुमेंट दिया गया कि बेसिकली हम लोग पहले क्या थे, एक एनिमल थे, देन उसके बाद हम किस में कन्वर्ट हुए, एक ह्यूमन में कन्वर्ट हुए। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो ये जो चेंज है वो अचानक से नहीं हुआ। मैंने जैसे बताया था कि क्रॉनिकल वे में हुआ था। कैसे हुआ था, क्रॉनिकल वे में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो सभी जितने आपके धरती पर, अर्थ पे जितने भी थे लिविंग थिंग, उनको एक ग्रुप के अंदर रखा गया जिसे मैमल्स कहा गया। क्या कहा गया, मैमल्स। लेकिन आपको मालूम है कि इस ग्रुप के अंदर मैमल्स का मतलब क्या होता है, मैमल्स का मतलब वो होता है, ध्यान रखिएगा, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, अपने से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे नॉर्मल रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उनके जो बॉडी होती है उन पर हेयर होते हैं, आपके बाल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कुछ ऐसे आपके लिविंग थिंग थे, ध्यान रखिएगा, जिनमें इस तरह के फीचर्स नहीं थे, तो उनके बीच एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कुछ जो आपके थे वो बाहर निकल के आए। कौन, लिविंग थिंग। देन उसके बाद यहीं से कहानी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टार्ट हुई। किसकी स्टार्ट हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट की। ये कौन थे, ये थे प्राइमेट्स। कौन थे, प्राइमेट्स। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कौन थे, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में बेसिकली कौन कौन इंक्लूड थे, ध्यान रखिएगा, एप थे, ओके, मंकी थे, इस तरह के थे, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद कहा जाता है यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई और इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप। देन उसके बाद जिन प्राइमेट्स में चेंज आया समय के साथ, वो एक कदम ह्यूमन की तरफ आगे बढ़े, तो उन्हें कहा गया होमिनोइड्स। क्या कहा गया, होमिनोइड्स। और जिनमें चेंज नहीं आया वो क्या बनकर रह गए, प्राइमेट्स बनकर रह गए। उसके बाद ध्यान रखें, जिन होमिनोइड्स में चेंज आया वो एक कदम और आगे बढ़े ह्यूमन की तरफ, तो उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया होमोनीड। क्या कहा गया, होमोनीड। ठीक है,
रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। प्राइमेट से हम डेवलप किसमें हुए? होमिनोइड्स में हुए। हमारा जो टेक्निकल और साइंटिफिक नेम था हमारे स्टेज वाइज, सेकंड स्टेज में हम होमिनोइड्स के नाम से जाने जाते थे। देन उसके बाद थर्ड स्टेज में हमें होमिनीड के नाम से जाना गया। अब इसमें सवाल उठता है, ध्यान रखिएगा, कि होमिनोइड्स और होमिनीड के बीच क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं कि होमिनोइड्स और होमिनीड में उतना ही डिफरेंस है जितना एक इंसान और एक जानवर में है। तो यहाँ अब गौर करने वाली बात है कि आप होमिनोइड्स को क्या मान सकते हो? जितने आपका प्री होता है, ध्यान रखिए, यानी जो पहले वाला स्टेज होता है उसको हमेशा क्या मानना चाहिए? अगर डिफरेंस करने के लिए आ जाए तो आप उसे एनिमल ट्रीट करें और एनिमल के जो फीचर्स होते हैं वो वहां पर लिख दें। देन उसके बाद सेकंड जो डेवलप स्टेज है, नया स्टेज जो आया है, उसे आप एज अ ह्यूमन के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं और ह्यूमन के जो फीचर्स है उसमें वो लिख सकते हैं। दोनों चीजें सही होगी। ठीक, क्लियर है? तो इस तरह से होमिनोइड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एनिमल हो जाएगा और होमिनिड्स क्या हो जाएगा? एक ह्यूमन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए डिफरेंस आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। देन होमिनिड्स से ध्यान रखिए कुछ चेंज आया और उस चेंज की वजह से एक स्टेप और आगे ह्यूमन बढ़ा, तो उसे क्या कहा गया? होमो कहा गया। क्या कहा गया? होमो। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए, क्या कहा गया? होमो। लेकिन इस बीच में कुछ हुआ ऐसी चीज जिसकी वजह से, ध्यान रखिए, कुछ जो आपके होमिनिड्स थे, ध्यान रखिएगा, वो पूरी तरह से होमो में डेवलप नहीं हो पाए। किस में डेवलप नहीं हो पाए? होमो में डेवलप नहीं हो पाए। अब इस वजह से उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया, क्योंकि ना तो ये होमिनिड्स रह पाए और ना ही ये होमो में कन्वर्ट हो पाए। ये हो गए, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के मिड में रह गए, क्योंकि ना होमिनिड में चेंज तो आया लेकिन होमो की तरह पूरा कंप्लीट चेंज नहीं आया, इसलिए इन्हें ऑस्ट्रोपिथेकस कहा गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इन्हें ऑस्ट्रोपिथेकस क्यों कहा गया। तो जैसे ही क्लास आगे बढ़ती है उस क्लास में इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। अब कहा जाता है कि ये जो होमो थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बेसिकली कहा जाता है कि ये जो होमो है, होमो का यहाँ मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैन। और इस वर्ड का इस्तेमाल आप एक मैन के लिए भी कर सकते हैं और एक फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाता है तो इसमें एक डेवलपमेंट हुआ, यानी ये थर्ड स्टेज था। फोर्थ स्टेज क्या हुआ? होमो रहा। देन होमो से डेवलप हुआ होमो हैबिलस। फिर होमो हैबिलस। अब ये होमो हैबिलस कौन होते हैं? टूल मेकर होते हैं। कौन होते हैं? टूल मेकर, जो औजार बना सकते हैं। ओके। देन उसके बाद होमो हैबिलिस से किस में वो डेवलप हुए? ये थी हमारी फिफ्थ स्टेज। सिक्स स्टेज में हमें होमो इरेक्टस के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? इरेक्टस के नाम से जाना गया। इरेक्टस कौन होते हैं? जो सीधे खड़े होकर, अपराइट होकर चल सकते हैं। देन उसके बाद सेवन स्टेज हमारा जो रहा उसे होमो सैपियंस कहा गया। इस स्टेज में बेसिकली कहा जाता है कि यहाँ पर एक वाइज जो मैन है, यानी बुद्धिमान जो आपका इंसान है, वो डेवलप हुआ था और इसी को मॉडर्न आपका ह्यूमन कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राइमेट से हमें सैपियंस बनने में सेवन स्टेज, यानी सेवन स्टेज का टाइम लगा। इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट आपका हुआ। और ये जो आपके क्रॉनिकल आपकी स्टेज हैं, इस स्टेज में आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेज में हमें प्राइमेट्स के नाम से जाना जाता था, सेकंड स्टेज में होमिनोइड्स के नाम से जाना जाता था, थर्ड स्टेज में होमिनिड के नाम से, फोर्थ में होमो के नाम से जाना जाता था, फिफ्थ में हमें होमो हैबिलिस के नाम से जाना जाता था, सिक्स्थ होमो इरेक्टस के नाम से और सेवन जो होमो सैपियंस के नाम से। अब आप कहोगे ये ऐसे नाम क्यों है? तो याद रखिएगा बेसिकली जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो आपके कंटेंट थ्योरी बनी है, ध्यान रखिएगा, वो किससे बनी है? लैटिन और ग्रीक वर्ड से।
किससे बनी है? लैटिन और ग्रीक वर्ड से। तो बेसिकली जितने भी साइंटिफिक नेम जो आपको दे रखे हैं, इट्स कॉल्ड साइंटिफिक नेम, ये सभी क्या है? या तो लैटिन वर्ड में है या तो आपके ग्रीक वर्ड में है। ऑलमोस्ट हिस्ट्री की जो आपकी कंटेंट है वो इन दो लैंग्वेज में आपकी डेवलप हुई है। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और किस तरह से नहीं हुआ। तो ये चीजें आपने अच्छी तरह से समझी। अब अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो उस टाइम का ह्यूमन था, उसने टूल बनाना कैसे सीखा, फायर का यूज करना कैसे सीखा, और उस टाइम पर वो खाना किस तरह से अर्न करता था या ऑब्टेन करता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।